जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं टारगेट T20 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। यानी इससे पहले हम जीएस के 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि किस चैनल पर आपको मिलेंगे, अकेडमी विद अखिलेश चैनल पर आपको वो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको समय के साथ क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जैसा कि इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था को सही क्या है? वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वर्ण सूक्त, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्म सूक्त, ऑप्शन नंबर सी है पुरुष सूक्त, ऑप्शन नंबर डी है मानस सूक्त। तो सभी साथी बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पुरुष सूक्त। क्या हो जाएगा? पुरुष सूक्त। यहां पूछा गया है वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? वो सूक्त कौन सा था? वो था पुरुष सूक्त। क्या था? पुरुष सूक्त। यहां दे रखा है ऋग्वैदिक काल में भारतीय समाज प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता। क्या कहा जाता? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहा जाता था। आगे चलकर इनमें एक चौथा वर्ण शूद्र जोड़ा गया। शूद्र इसमें शामिल कर लिया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन क्या है? वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठान क्या है? धार्मिक अनुष्ठान आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई है। क्या की गई है? इसे सही ठहराने की कोशिश की गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? इनमें से कौन सा यज्ञ है जो घोड़े के बलिदान से संबंधित है, यानी अश्व के यज्ञ से संबंधित है? यह दे रखा है ऑप्शन नंबर ए है वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अग्निहोष्टम यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी है राजसूय यज्ञ। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि अश्वमेध यज्ञ। यानी कि अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा, और यहां दे रखा है मेध, यानी कि अश्वमेध यज्ञ। क्या है? अश्वमेध यज्ञ जो होगा वो यज्ञ में किससे संबंधित? घोड़े के बलिदान से संबंधित। किससे है? घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा तथा मेघ शब्द का अर्थ क्या है? बलि। क्या है? मेघ शब्द का अर्थ बलि। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैदिक काल क्या है? भारत में वैदिक काल की अवधि क्या है? यानी कि पीरियड कब तक चली? यानी कि इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 336 से 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 3000 से 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है 550 से 323 ईसा पूर्व। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 1500 से 600 ईसा पूर्व। कब से कब तक है?
1500 से 600 ईसा पूर्व भारत में वैदिक काल की अवधि मानी जाती है। चलिए, भारत में वैदिक काल की अवधि वर्ष 1500 क्या है, वर्ष 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, कब से कब तक है, वर्ष 1500 ईसा पूर्व से वर्ष 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कब तक मानी जाती है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है, यानी वैदिक काल जो था उसे वैदिक युग के नाम से भी जाना जाता था। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई, यानी कि भारत में वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल की शुरुआत या इसका शुभारंभ हुआ। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन एक दे रखा है पूर्व वैदिक काल, जिसकी अवधि कब से कब तक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक है, पूर्व वैदिक काल था उसकी अवधि थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद था दूसरा उत्तर वैदिक काल, क्या था, उत्तर वैदिक काल, इसकी अवधि थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। कब से कब तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है राजगृह, ऑप्शन नंबर सी है विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी, वो थी राजगृह, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां दे रखा है मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, यानी कि जो मगध की महाजनपद जो था मगध, उसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, वो थी राजगृह। क्या थी, राजगृह। यह आधुनिक बिहार के राजगीर में, यानी कि जो मगध है वो कहां पर है, यह बिहार के राजगीर में, कहां पर, बिहार के राजगीर में स्थित है। मगध के राजा बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया था, यानी कि मगध का निर्माण किसने कराया था, वो बिंबिसार के राजा, किसने, बिंबिसार के राजा ने राजगृह का निर्माण कराया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि जो बिंबिसार राजा थे उसने मगध का निर्माण कराया था, यानी राजगृह का निर्माण कराया था और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। जबकि मगध के बाद के राजा अजातशत्रु ने भी राजगृह, क्या है, अजातशत्रु ने राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन मगध की एक और राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी, मगध की एक और राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, जिसे अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो अब वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। क्या है, बिहार का एक प्रसिद्ध शहर है जिसे क्या कहा जाता है, पटना है, उसी को पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था। यहां दे रखा है जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। क्या है, पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो वो है पटना के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी था, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उज्जैन की राजधानी था। ऑप्शन नंबर ए है कौशल, ऑप्शन नंबर बी है अवंती, ऑप्शन नंबर सी है पांचाल, ऑप्शन नंबर डी है मगध। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका, यानी कि महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की जो राजधानी थी वो थी अवंती। क्या थी, अवंती। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अवंती प्राचीन भारत का एक महाजनपद था, यानी कि जो अवंती था वो प्राचीन भारत का एक महाजनपद था जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र में आता है। यानी कि जो वर्तमान में कहां पर आता है, मतलब कहां पर, मालवा क्षेत्र में आता है। विंध्य पर्वत, क्या है, विंध्य पर्वत के कारण से यह जिला दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, यानी कि जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी कहां थी, उज्जैन थी, तथा दक्षिणी भाग की राजधानी कहां थी, वो थी महिष्मती। कहां थी, महिष्मती। उज्जैनी को अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी उज्जैनी को किस नाम से जाना जाता है, अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद है उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर है। यानी क्या है यहां पर, उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर यहां पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उपप्रकार होता है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है घास स्थल, ऑप्शन नंबर बी है वन, ऑप्शन नंबर सी है मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी है जलीय। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उपप्रकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घास स्थल। क्या हो जाएगा, घास स्थल। यानी घास स्थल बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उपप्रकार होता है। यहां दे रखा है सवाना जिले, सवाना क्या है, जिले नहीं जिसे है, सवाना जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। सवाना जो है उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु है। यानी कि एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम जो है क्या है, वो सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु है। सवाना घास के सबसे बड़े विस्तार अफ्रीका में, यानी सवाना घास के जो सबसे बड़े विस्तार वो कहां पर हैं, वो हैं अफ्रीका देश में या कंट्री में। ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को कंपोस कहा जाता है। यानी ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, कंपोस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष, यानी कि ये कौन से वनों में सामान्यतः पाए जाते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर सी है मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर डी है पर्वतीय वन में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हमसे पूछा गया था, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगोर निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष या पेड़ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन में। किसमें, मैंग्रोव वन में। यानी मैंग्रोव वन है उसमें ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार आदि के वृक्ष यहां पर मिलते हैं, पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार तथा कैजुरीना सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो सभी साथी बताएंगे आपको यहां तक क्लास कैसी लग रही है, ये कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। कितनी मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 1500 और 3000, ऑप्शन नंबर बी है 2000 और 3000, ऑप्शन नंबर सी है 500 से 1000, ऑप्शन नंबर डी है 1000 से 2000। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा गया आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन ... मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं, यानी कि कितने मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई के बीच। यहां दे रखा है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं।
ये वन यहां पूछा गया था हमसे, ये यहां पर दे रखा है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं? 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। सदाबहार, ओक या बांज एवं चेस्टनट वृक्ष प्रमुख आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति या लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर बी है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर सी है बाबा साहेब गंगाधर खैर। ऑप्शन नंबर सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। मूल भारतीय संविधान एक प्रभामय यानी इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। यानी कि इसमें हमसे पूछा जा सकता है संविधान के जनक कौन है, तो संविधान के जनक कौन है, वो हैं जेम्स मेडिसन। कौन है? जेम्स मेडिसन। जबकि हमसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदी भाषा में मूल संविधान वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। यानी कि हिंदी भाषा में मूल संविधान लिखा गया था किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 1। ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 2। ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 3। ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 4। यानी आर्टिकल क्या कहा जाता है हिंदी में? अनुच्छेद। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद। यानी हमसे पूछा गया है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इंडिया को भारत कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 1 में दे रखा है इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में दे रखा है नए राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित एवं नए राज्यों के गठन की शक्ति। अनुच्छेद 3 में दे रखा है नए राज्यों की स्थापना एवं मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 दे रखा है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत निर्मित कानून जिनके द्वारा पहली क्या है? पहली एवं चौथी अनुसूची तथा पूरक आनुषंगिक व अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सके। क्या दे रखा है इसमें? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत निर्मित कानून जिनके द्वारा पहली एवं चौथी अनुसूची तथा पूरक आनुषंगिक व अनुवर्ती मामलों में संशोधन किए जा सकें। तो सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप जब तक क्वेश्चन देखो मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सभी साथी कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है प्रश्न या प्रश्न उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी है कठ या कठ उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी है
मुंडक या मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है केन या केन उपनिषद। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका में हमसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया या संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। क्या है? मुंडक उपनिषद। यानी कि लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। किसकी अनुकृति है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। यानी कि इसका करेक्ट अर्थ क्या है सत्यमेव जयते का? तो इसका जो अर्थ है वो है सत्य की हमेशा जीत होती है या विजय होती है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित है तथा यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या है? एक अभिन्न हिस्सा है। 26 जनवरी सन 1950 को, कब? 26 जनवरी सन 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। यानी कि हमें इतना ध्यान रखना है 26 जनवरी सन 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया था। हमें ये डेट याद रखनी है। यानी सत्यमेव जयते वाक्य को कब आदर्श राष्ट्रीय वाक्य में अपनाया गया है? वो है 26 जनवरी सन 1950 को। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में, कब? वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 दिसंबर 2020 की शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमसे पूछा गया था वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। इस बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्य थे इस बैठक में? 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा का स्थायी सभापति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था या मनोनीत किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना और प्रकाशन करता है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 2000 से 2012, ऑप्शन नंबर बी है 2010 से 2011, ऑप्शन नंबर सी है सन 2013 से 2014, ऑप्शन नंबर डी है सन 2012 से 2013।
13। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां दे रखा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना के लिए वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। आईआईपी में 8 कोर सेक्टर उद्योगों में शामिल वस्तुओं का भार शामिल होता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? एनएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत उद्योग समूहों और एक दे रखा है इसमें व्यापक क्षेत्र क्या है, यानी कि जो वर्गीकृत उद्योग क्षेत्र हैं यानी कि समूह हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, दूसरा दे रखा है यानी कि विनिर्माण और बिजली तथा उपयोग। उपयोग में क्या है? आधारित क्षेत्र अर्थात मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं की विकास दर को मापता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्रालय। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि यहां दे रखा है भारत में गरीबी का आकलन करने का कार्य नीति आयोग करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत में गरीबी का आकलन करने का कार्य नीति आयोग करता है। नीति आयोग बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यह आयोग सहकारी संघवाद, क्या है? सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। किस भावना से कार्य करता है? सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है किस मौलिक भौतिक मात्रा की एसआई इकाई, क्या है यहां पर? यह है एसआई। एसआई इकाई को 2019 में प्लैंक स्थिरांक माप द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है लंबाई, ऑप्शन नंबर बी है समय, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है दीप्ति तीव्रता। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमें कमेंट में जरूर बताना, सभी साथी कमेंट में जरूर बताएं साथ के साथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? यानी किस मौलिक भौतिक मात्रा की ऐसा इकाई को 2019 से प्लैंक स्थिरांक माप द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? द्रव्यमान को किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में कहा जा सकता है। द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या होती है? वो होती है केजी या किलोग्राम। क्या होती है? द्रव्यमान की ऐसा इकाई क्या होती है? वो होती है केजी या किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या कहलाता है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस AWTPO 2000 मतलब 27 अक्टूबर सन 2022 की शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपेक्षिक गणना, ऑप्शन नंबर बी है न्यूनतम गणना, ऑप्शन नंबर सी है
अल्पतमांक, ऑप्शन नंबर डी है निरपेक्ष गणना। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्पतमांक। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। हमसे पूछा था मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या कहलाता है? वो कहलाता है अल्पतमांक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि हमसे ये क्वेश्चन कहां के पूछे गए? ये है स्टैटिक जीके के। कहां से हैं? स्टैटिक जीके के। ऑप्शन नंबर ए है यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन नंबर सी है सितारा देवी, ऑप्शन नंबर डी है सोनल मानसिंह। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुक्मणी देवी अरुणडेल। हमसे पूछा था निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना है। नृत्यांगना क्या होती है? नृत्य करती है, मतलब वो होती है नृत्यांगना। ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावालोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। नर्तक एवं उनसे जुड़े नृत्य, यानी कौन सी नर्तकी हैं जो इस नृत्य करती हैं? रुक्मणी देवी अरुणडेल है। वो किससे संबंधित है? वो है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है यामिनी कृष्णमूर्ति। वो किससे हैं? वो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। किससे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। उसके बाद है सोनल मानसिंह, ये है ओडिसी से और भरतनाट्यम से। किससे? ओडिसी से और भरतनाट्यम से। उसके बाद है सितारा देवी, ये किससे? कथक से। कथक कहाँ का मतलब शास्त्रीय लोक नृत्य है? वो है उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे और भी राज्यों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी ये शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है नाहिद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी है वी सत्यनारायण शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है अनोखे लाल मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी है कलामंडलम कृष्णन नायर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इन्हें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नाहिद सिद्दीकी जो है वो कथक से संबंधित है। नाहिद सिद्दीकी एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। क्या है? कथक नर्तक हैं। इन्हें वर्ष 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित या मतलब पुरस्कृत किया गया था। किससे? पुरस्कार का नाम क्या था? वो था मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कथक के अन्य प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, पंडित मुन्ना शुक्ला, भारती गुप्ता, सितारा देवी, अच्छन महाराज। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेंगावकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सुग्गी, ऑप्शन नंबर बी है लावड़ी, ऑप्शन नंबर सी है बिहू, ऑप्शन नंबर डी है घूमर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां से पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेंगावकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, वो किससे संबंधित है? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी लावड़ी से संबंधित। किससे? लावड़ी से संबंधित। यहां दे रखा लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, यानी कि जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है कोली, दूसरा तमाशा, धनगरी, गजा, पोवाड़ा, लेजिम नृत्य, डिंडी नृत्य आदि, यानी और भी इसके नृत्य है। उसके बाद
जो बिहू है, बिहू कहाँ का है, वो है असम का नृत्य। कहाँ का, असम का नृत्य। उसके बाद घूमर है, घूमर है राजस्थान का। और सुग्गी है वो कहाँ का है, वो है कर्नाटक का। कहाँ का, कर्नाटक का। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है झिझिया, ऑप्शन नंबर बी है महारास, ऑप्शन नंबर सी है खेल गोपाल, ऑप्शन नंबर डी है नागा नृत्य। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो बिहार से संबंधित है। यानी कि इसका ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झिझिया जो है वो बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य अश्विन, सितंबर, अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है, एक प्रसिद्ध बिहार का लोक नृत्य है। इसे बिहार का गरबा भी कहा जाता है। यानी कि इसको बिहार का क्या कहा जाता है, इसको बिहार का गरबा भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी जो मतलब झिझिया नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। यानी किस उत्सव पर किया जाता है, नवरात्रि के उत्सव पर किया जाता है, जो हिंदू देवी दुर्गा के 3 रूपों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। किस किस की पूजा के लिए, वो मतलब हिंदू देवी दुर्गा के 3 रूपों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती के रूपों के लिए समर्पित है। बिहार के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जटा जटिन, दूसरा है कजरी, उसके बाद धोबिया, उसके बाद है समा चकेवा, उसके बाद है विदेशिया। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यानी कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये कमेंट में अपनी राय जरूर देना। यानी कि आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है जिससे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड करा सकूं। क्या है मतलब सभी साथियों को अपना मतलब जो राय है वो कमेंट में जरूर बतानी है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।